जी हाँ, पाकिस्तान ने सोचा भारत चुप रहेगा। पाकिस्तान ने स्कूल, अस्पतालों, मासूमों को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में मिसाइलें बरसाई, 26 से ज्यादा जगहों पर हमले किए। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया, भारत ने अब की बार आर या पार की ठान ली है। इस बार जवाब नहीं, हिसाब होगा। भारत ने एक नहीं, चार एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए। सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड अटैक, और वो भी इतनी सटीकता से कि पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो झूठ पाकिस्तान मीडिया फैला रही है वो भी उजागर हुआ, और वो सच्चाई भी जो भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दी है कि हमले अब सिर्फ सरहद पर नहीं, साइबर, डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी जवाब दिए जाएंगे, और हर मोर्चे पर भारत जीतेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और आप देख रहे हैं बाहुबली का बदला। आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अब भी आतंकी सोच से बाहर नहीं निकल सका है, और उस भारत की जिसने उसे उसके ही घर में घुसकर जवाब दिया है। श्रीनगर, अवंतीपोरा तक पहुंचने की कोशिश नाकाम। भारत के एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिक विमानों को ढाल बनाया, लेकिन हमारे रेडार, हमारे फाइटर्स, हमारी सेना ने हर एक हमले को विफल किया है। और इसी पर आज हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल रोहित देव, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, विदेशी मामलों के जानकार संदीप त्रिपाठी, और पल पल बदल रहे घटनाक्रम पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी और सुमिता करीर। आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में स्वागत है। एक एक करके हम इस पूरे जो ब्रीफिंग हुई है सबसे पहले उससे हम शुरुआत करेंगे, और सवाल जो हम बड़े उठा रहे हैं उससे शुरुआत करते हैं शो की। क्या ये पाकिस्तान की खुली जंग है? क्या पाकिस्तान की तरफ से ये खुली जंग है? क्योंकि भारत बहुत ही स्ट्रैटेजिक और सटीकता से और टारगेटेड अटैक कर रहा है। क्या आईएमएफ की फंडिंग के बीच ये हमले सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में मची बौखलाहट का अगला कदम अब क्या हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, पूरी दुनिया अब भारत से क्या संदेश यहां पर ले रही है? किस तरह का संदेश जो है वो मिल रहा है? चलिए चर्चा की भी अब शुरुआत करते हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी शायद जुड़ चुके हैं। सुमित, आप ही के पास आऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से सरकार के स्तर पर ये बताएं हमें सुमित सबसे पहले कि डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या अपडेट है फिलहाल? लगातार हम देख रहे हैं कि एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। सीडीएस की बात करें या सेना प्रमुखों की बात करें, वो भी लगातार यहाँ पर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। साथ ही मेरे ख्याल से मेरे एक सहयोगी भी यहाँ पर मिटलानी जो है लाइव है लोकेशन से। आपके पास आएंगे। सबसे पहले आप फिलहाल बताइएगा कि किस तरह की अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कच्छ के पास, गांधीधाम के पास आदिपुर में सुबह 5:30 बजे ये ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसको भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये उसी इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस वक्त एफएसएल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो ड्रोन के पुर्जे हैं वो इकट्ठा कर रही है। हालांकि ड्रोन पर नंबर्स लिखे हुए हैं, तारीख लिखी हुई है, एक 2023 10-10। और आपको मैं जानकारी दे दूं तो यहाँ पर जब ये ड्रोन ध्वस्त हुआ, ये ड्रोन न्यूट्रलाइज हुआ, उसके बाद यहाँ पर डिफेंस की टीम तक पहुंची थी, और गुजरात पुलिस की लोकल टीम, एफएसएल की टीम इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे घटनास्थल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि कोशिश करें दिखाने की दूर से, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये सबूत की तरह इसको जो है पूरे दुनिया के सामने रखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से नापाक हरकत कर रहा है और ऊपर से इनकार तक कर रहा है कि हम इंडिया पर किसी प्रकार का अटैक नहीं कर रहे। तो ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान ड्रोन अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कच्छ की सीमा पर भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने ठान रखा है कि पाकिस्तान की कब्र खोद दी जाएगी। इसीलिए ये
ड्रोन जो है इस तरीके से पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। हालांकि जब सुबह जब न्यूट्रलाइज हुआ उस वक्त यहाँ पर आग भी लगी थी, लेकिन अब उसे कंट्रोल कर दिया गया है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीर एक बहुत बड़ी सबूत के तौर पर देखा जा सकता है, एक गवाही के तौर पर देखी जा सकती है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत की हर सीमा पर नापाक हरकत लगातार कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ आदिपुर नहीं बल्कि लखपत सीमा के पास, नलिया के पास भी ड्रोन भेजने की कोशिश की गई थी। भुज में 2 ड्रोन भेजे गए थे। करीब आपको बता दूं, बीती रात कच्छ की सीमा में 15 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया था। 15 ड्रोन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया था। ये तस्वीर उसी के सबूत है। 3 दिन से लगातार कच्छ की सीमा में इस तरीके से नापाक हरकत करने की कोशिश चल रही है। 2 दिन पहले एक ड्रोन सिर्फ भेजा गया था, वो कच्छ के खारवड़ की तरफ भेजा गया था, उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। उसके बाद 1 दिन पहले ठीक कल रात में 3 ड्रोन लखपत की सीमा के पास क्रीक में न्यूट्रलाइज किए गए थे और बीती रात कच्छ, बनासकांठा और पाटन रेंज में करीब 15 ड्रोन देखे गए थे जिसे न्यूट्रलाइज किए गए। और आपको बता दूं कि लगभग 2 दिन से शाम 7 बजते ही 7:30 बजते ही अंधेरा होते ही पूरा का पूरा कच्छ जोन जो है वो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी अपील की है कि लोग बेवजह घर से तक ना निकले। बिल्कुल हितेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। अपना भी बेहद आप ख्याल रखें। आप बहुत लाइव लोकेशन पर देर तक नहीं रुक पाए, इसीलिए आपका इसे जानकारी हमने आपसे ले ली पहले। लेकिन अब मैं सीधा मेरे दोनों सहयोगियों के पास जाऊंगी, सुमिता के पास और सुमित के पास। सुमिता, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि एमईए की ब्रीफिंग बहुत अहम रही है अब की बार। एक बार फिर हमने देखा और जो ब्रीफिंग में हमने सुना सुमिता, वो ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर मासूमों को अटैक कर रहा है, स्कूल्स पर अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल्स पर अटैक कर रहा है। इस पूरी ब्रीफिंग की हमें हाइलाइट्स दीजिएगा सुमिता। किया है मिसाइल और ड्रोन अटैक से जो उनका स्ट्राइकिंग जारी है, उसको लेके आज अभी थोड़ी देर पहले एमईए की ब्रीफिंग हुई, जिस ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि जो पाकिस्तान के एक्शन है उनको एस्केलेटरी तौर पे समझा जाना चाहिए, उनको और प्रोवोकेटिव भी समझा जाना चाहिए उन एक्शंस को। उसके साथ उन्होंने बोला कि इन्हीं गतिविधियों के नज़र रखते हुए और इन्हीं प्रोवोकेशन को नज़र रखते हुए इंडिया ने जो रिस्पॉन्ड किया है, जो रिएक्ट किया है, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए किया है। क्योंकि आपको याद होगा इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, पर हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने से पीछे नहीं रहेंगे, उनको एक बिफिटिंग जवाब देने से पीछे नहीं रहेंगे। उसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी ने ये भी बताया कि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा है, और जिसको बिल्कुल उन्होंने कुछ इंस्टेंसेस भी दिए। उन्होंने जैसे बोला कि एयरफोर्स स्टेशन जो सिरसा का है या बाकी कुछ और एयरफोर्स स्टेशन है जिनको दिखाया गया है कि वो डैमेज हो गए हैं, उसकी पिक्चर्स भी दिखाई गई ब्रीफिंग में। और ये बताया गया कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है जिसको पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बता रहा है डैमेज हो गए हैं, ये बिल्कुल इंटैक्ट है, डैमेज नहीं हुए हैं। ओवरऑल उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं और इसको एक तरीके का इंडिया जो है वो एस्केलेटरी नेचर का रिस्पॉन्स समझ रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान अपनी वांटन जो कैंपेन चला रहा है सिविलियंस के खिलाफ और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भी। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान ने क्लेम्स किए हैं कि इंडिया की मिसाइल्स ने अफगानिस्तान को हिट किया है, ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के तहत है और इसको सिरे से खारिज किया उन्होंने और बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ कैजुअल्टीज़ क्या हुई है क्या नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको बताया सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान हिट कर रहा है, सिविलियंस को हिट हुआ है और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, इंजरी भी हुआ है सिविलियंस को। तो ओवरऑल ये ब्रीफिंग में आज था। उसके अलावा कर्नल कुरैशी भी थी ब्रीफिंग में। उन्होंने ओवरऑल ऑपरेशन के बारे में बताया, जो कल रात की गतिविधियां हुई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने काफ़ी हाई स्पीड मिसाइल अटैक्स किए और उसके चलते इंडियन एयर आर्म्ड फोर्सेस ने जो अटैक किए वो या जो स्ट्राइक किया वो सेलेक्ट टारगेट्स पे किया और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो रिटेलिएशन था वो काफ़ी मेजर्ड और रिस्पॉन्सिबल था। वो बेसिकली पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को, पाकिस्तान के अटैक्स को थ्वॉट करने के लिए था।
बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया सुमिता ये तमाम जानकारी देने के लिए जो कि एमए की ब्रीफिंग में हाइलाइट्स निकली। लेकिन सुमिता आपके पास आऊँगी क्योंकि अब देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। ठीक है, डिप्लोमैटिक लेवल पर बताइए कि भारत में क्या-क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। अजीत डोभाल जो हैं वो मिले हैं प्रधानमंत्री से, तमाम सेना प्रमुख जो हैं वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और जितना भी अपडेट है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब दबाव बनना शुरू हो गया है, खासतौर से पाकिस्तान पर, जो कि हम देख रहे हैं एक तरह से एस्केलेटरी मेजर्स ले रहा है। पूरा समीकरण समझाइए फिलहाल भारत में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है। कविता, अगर बात करें इंडिया की, दिल्ली की, तो सुबह से ही यहाँ पे मीटिंगों का दौर जारी है। और जहाँ हम खड़े हैं साउथ ब्लॉक के सामने, यहाँ पर सुबह से मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने जो हेड ऑफ 3 आर्म फोर्सेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और नेवी और आर्मी, इनके हेड से मुलाकात की। क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी बदल रही है तो हर पल की खबर यहाँ तक डिसीजन मेकिंग के लिए पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह एनएसए अजीत डोभाल से मिले और सीडीएस चौहान से मिले। तो इसका मतलब भारत एक बहुत ही नापे तौर से काम कर रहा है। कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया जा रहा। हर चीज की प्रॉपर ब्रीफिंग हो रही है और उसकी आगे जाकर मीडिया को ब्रीफिंग होती है। तो ये मीटिंग का वो दौर जो सुबह से जारी रहा। भारत हर कार्यवाही का पाकिस्तान की मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और मेजर यानी कि नपे तुले में ही जवाब दे रहा है। तो ये सब हमें उम्मीद है मीटिंगें चलती रहेंगी और आगे वाले समय में क्या होने वाला है वो वक्त ही बताएगा। पर अभी जिस देखने को मिल रहा है कि भारत और पाकिस्तान हाईली एंगेज है। कल रात को भी जब पाकिस्तान ने अपना मिस एडवेंचर किया, कुछ फायर किए मिसाइल्स, और तो भारत ने उसका बहुत ही बड़ा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। पर हर चीज को हम बहुत ही मेजर्ड वे में ले रहे हैं, जिसपे हमारी हर ब्रीफिंग की नजर रहती है। प्रधानमंत्री मोदी हर एक से बातचीत करके डिसाइड करते हैं सबके साथ मिलके कि क्या करना है आगे, और वैसा ही हो रहा है। सुमित, आप जहां खड़े हैं वहां पे इस वक्त शायद बरसात भी हो रही है, बहुत देर तक आप बाहर नहीं रह पाएंगे। एक अपडेट हमें दे दीजिए क्योंकि एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है। कुछ आप बता पाएंगे कि बातचीत में किस पर चर्चा हुई है, क्या केवल अपडेट दे दी गई है या किसी भी तरह के एक्शन का भी डिस्कशन हुआ है? अगर बात करें अब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की, वो जरूरी था और होने जा रहा है। कल जो मार्को रूबियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने बातचीत की पहले मुनीर खान से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और कहा डीएस्केलेट करने के लिए। और आज एस जयशंकर एमईए जो हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनसे बातचीत की और कहा कि डीएस्केलेट करने के लिए भारत कदम उठाए। और भारत ने यही जवाब दिया कि भारत शुरू से ही एक बहुत ही लिमिटेड तरह से इसका रिस्पॉन्स दे रहा है। सो अभी 2 से 3 दिन की डिस्टर्बेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अब जो इस अमेरिका का है जो दखलंदाज हो गया है, और वो जरूरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और चलिए अब चर्चा को भी हम शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरे तीनों मेहमान भी जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल रोहित देव, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, विदेश मामलों के जानकार संदीप त्रिपाठी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस खास चर्चा में। और रोहित सर, देखिए यहाँ पर साफ तौर से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत बहुत ही कैलकुलेटेड और रिएक्टिव मेजर्स कर रहा है, सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दे रहा है, इसके लिए अब भारत क्या रणनीति अपना सकता है और हमें अब जवाबी कार्रवाई से क्या आगे बढ़ जाना चाहिए? सही फरमाया आपने कविता जी। जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था पठानकोट में, तब हमने जवाबी हमले पे खाली टेररिस्ट ठिकानों पे, रेड क्वार्टर पे टारगेटिंग की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पे किया अपना अटैक, और हमने भी उनके कुछ इंस्टॉलेशन थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके ड्रोन ऑपरेशंस को, उसको गिराया। जो कल रात की वारदात है, ये एक प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, उसको आप मान के चलिए, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं उन्होंने खुद बोला है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन बट एन ऑल आउट वॉर। सो आई थिंक अभी समय आ गया है कि ऊडा लूप को ब्रेक किया जाए। ये ऑब्जर्विंग एंड ओरिएंटेशन का जो साइकिल है, इसमें अभी आगे जाने की जरूरत है, एंड पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली एंगेज करने की जरूरत भी है, और उसका अभी हक बनता है भारत का कि हम वैसा करें। तो कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और मैं कुछ प्लानिंग के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा आपसे। मैं खाली 3 थिएटर में बात करता हूं आपसे। एक है, सबसे जरूरी है कि जो हमारी युद्ध पोतें खड़ी हैं अरेबियन सी में, खासतौर पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है, वो अभी थोड़ा प्रोएक्टिव होके कराची की तरफ इन्वेस्टमेंट एक्शन करना चाहिए। ये समय आ गया है, क्योंकि आप नहीं चाहते
कि ये तू मैं वो हमेशा पहल करे और उसके पहल करने की वजह से कोई ऐसी क्षति हो कि आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी थोड़ी कमजोर हो जाए, तो वो भारत नहीं चाहता। तो मैं समझता हूं कि प्रोएक्टिवली अब ये एंगेज करने का टाइम आया है। दूसरा, जो भी उनके फॉरवर्ड बेसेस हैं, चाहे एयर बेस हो, चाहे उनके फ्यूल डंप्स हो, चाहे उनके एम्यूनिशन डंप्स हो, चाहे उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हो, और चाहे उनके ये जो टारगेटेड एरियाज जैसे भावलपुर, मुरीदके और सियालकोट में किया था, ऐसे और भी एरियाज हैं जहां की पाकिस्तान मोबिलाइजेशन करने के बाद वहां पे संगठित रूप से इनके टेररिस्ट और इनकी आर्मी साथ रहते हैं। तभी आपको मालूम होगा कि सियालकोट में भी कोई खबर आ रही है कि उनके कुछ बड़े ओहदे के लोग भी मारे गए हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर पे वहां पर साथ थे टेररिस्ट के साथ। तो मैं समझता हूँ ये कार्रवाई शुरू रहनी चाहिए। जब तक आप पाकिस्तान को चोक नहीं करेंगे इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिक चोक करने का सबसे बड़ा एक है अरेबियन सी में आप ब्लॉकेड कर दीजिए। आईएमएफ ने लोन दिया है उनको, कल सैंक्शन किया है, और इसको ब्रेक करने के लिए भारत ने बेशक एब्सटेन किया हो, बट भारत के हक में है कि इकोनॉमिक माइट की तरफ से पाकिस्तान को आप और कमजोर बनाइए। तो एक हो गया अरेबियन सी। दूसरा है आपका जो नॉर्थ की तरफ से अप्रोच है, थोड़ी भी शंका है तो जितने भी इमदादी दस्ते हैं, चाहे बलूचिस्तान के हों चाहे अफगानिस्तान के हों, पाकिस्तान ने कल रात को अफगानिस्तान के सरजमीन पे अटैक किया है और ये बोलने की कोशिश की है कि भारत ने कोई मिसाइल वहां दाग दिए हों। तो ऐसे करके जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वो भी हमको अपने साइकिल में पाकिस्तान से आगे रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ये फीडिंग मैकेनिज्म है इंटरनेशनली, यूएन में, बाकी देशों के एम्बेसी के तहत जो वो फैलाते हैं, वो बहुत ज्यादा है। हम वो सब करते नहीं है, हम अपना डोजियर बनाते हैं और हम सोचते हैं कि हम शराफत में कहीं उसको प्रेजेंट करेंगे। शराफत का वक्त थोड़ा हट चुका है। अभी इंफॉर्मेशन एज में जो परसेप्शन बैटल है, वहां पे मीडिया का एक खास तौर पे रोल है। आप ये चवन्नी अठन्नी टाइप न्यूज मत दिखाएं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं आज अंग्रेजी वाले जो वहां लगे हुए हैं, उस टाइप से नहीं करना है। आपने जो आपको प्रेस ब्रीफ दी जाती है उसके हिसाब से आपने ऐसा संयोजन करना है अपने परसेप्शन बैटल का कि हम उस लूप में भी आगे रहें। और वहां पे ये जो फोर्थ पिलर है उसके बहुत मायने हैं। ये छुटपुट एक बम गिर गया, एक ड्रोन गिर गया, एक आदमी के घर में घुस के उसका इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चों का और बीबी का कि भाई कैसा हाल है आपका, ये सब बंद करिए। ये थोड़ा माहौल थोड़ा अलग है। एंड जो हमारे जो दस्ते जो मूवमेंट कर रहे हैं अभी, उनको मत दिखाइए। आज भी मैं किसी टीवी चैनल पे देख रहा था, हमारी कोई आर्टिलरी की मूवमेंट हो रही है और वहां लोग खड़े हैं और आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर आपके पास क्लिप भी आ रहे हैं, आप मत दिखाइए। अगर कोई डाल रहा है सोशल मीडिया पे, उसको जो करना है हमारे सरकार के जो दस्ते वो करेंगे, बट आप मीडिया पे क्यों दिखाते हैं? लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा आपको कि आप सिटीजन अवेयरनेस बढ़ाइए। जहां पे ये फॉरवर्ड एरिया में गोलाबारी हो रही है, वहां पे कहाँ पे जो सिविल डिफेंस सर्विस है, जहां पे बाकी सहयोगी लगे हैं सिविल वाले, उनकी मदद करिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तोड़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तो उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करके, कराची पे इन्वेस्ट करके, और परसेप्शन बैटल में उनको ब्रेक करके। बिल्कुल। सिन्हा सर, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत ज़रूरी है आम नागरिक के लिए भी, जो रोहित सर ने यहाँ पे जानकारियाँ दी है, और लगातार हम हमारे चैनल्स पर इस तरह की जानकारी जो कि जागरूकता बढ़ाने को लेकर संबंधित है वो दिखा रहे हैं। लेकिन सिन्हा सर, आपके साथ मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को भी समझना चाहती हूँ। नॉट दैट कि वहाँ पर समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हमने देखा है कि उन्होंने अपने नागरिक विमानों को ही ढाल बनाया है, उसी से हमें उनकी प्लानिंग का अंदाज़ा लग जाता है। और जिस तरह के वो ड्रोन्स, मिसाइलें भी यहाँ पर दाग रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि एक्सटर्नल सपोर्ट और साथ ही आईएमएफ की ये फंडिंग, सिन्हा सर, ये कितनी अब मायने रखती है इस पूरे रणनीति जो पाकिस्तान बनाना चाह रहा है? देखिए, आपको यदि जंग में रहना है और पार्टिसिपेट करना है तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला है विल टू फाइट, मोराल। दूसरा है पैसा चाहिए। तीसरा है आपके पास जो इम्पोर्टेंट वाइटल एरियाज, वाइटल पॉइंट्स हैं उसको सुरक्षित करने का, जैसे एम्यूनिशन डिपोज हो गया, आपके हेडक्वार्टर्स हो गए, कोर हेडक्वार्टर्स हो गया, डिव हेडक्वार्टर्स हो गया, और भी जैसे एयर स्ट्रिप्स हो गए, आपके नेवल पोर्ट्स हो गए। तो इस तरह से जो आपके मिलिट्री एसेट्स हैं जिसका यूटिलिटी होगा लड़ाई के समय, वो इम्पोर्टेंट है। एक और बिंदु है कि आप क्या रिएक्टिव मोड में हैं या लीड ले रहे हैं और डिक्टेट कर रहे हैं द बैटल को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर होते मुझे अच्छा। अब लास्ट में जो हमने, जैसे शुरू में सेकंड पॉइंट मैंने कहा था, मनी, पैसा। आईएमएफ ने जो पैसा जो $2.3 बिलियन कहा जा रहा है, ये देखिए मेरा ख्याल है बहुत गलत काम किया है। आप डीएस्केलेट करना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, एक शांति का वातावरण बनाना चाहते हैं, तो आप उसको फ्यूल क्यों कर रहे हैं, ईंधन क्यों दे रहे हैं? वो इस्तेमाल तो और किसी चीज़ के लिए करेगा नहीं।
वो इस्तेमाल करेगा लड़ने के लिए। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। दुख की बात है कि यूनाइटेड नेशंस को, जिसको विश्व में शांति फैलाना चाहिए, वो आज तक शांति फैला नहीं पाया है। जो फेलियर हुआ था लीग ऑफ नेशंस का, वही फेलियर हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का। वहाँ लोग बैठे रहते हैं और कॉफ़ी पे बैठ के डिस्कसिंग करते हैं, ज़मीनी स्तर पे उनका परफॉर्मेंस कुछ नहीं होता है। और इस तरह से पाकिस्तान को कितने बार आपने दिया? मेरा ख्याल है 28 से ज़्यादा बार पैसा दिया गया है। उस पैसे का एंड यूज़ क्या होता है? आतंकवाद के लिए होता है। वो पैसा का दूसरा है को जनरलों के पॉकेट में जाता है। तो जिस तरह से मिसयूज होता है, आप एंड यूज आप ऑडिट कीजिए, आप एंड यूज का ऑडिट कीजिए कि भाई आपने पैसा दिया, आपने एंड यूज कहाँ किया। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और पाकिस्तान सब बेवकूफ़ बनाता है, लोग बेवकूफ़ बनते हैं। ये दुख की बात है। अब लास्ट पॉइंट में आता हूँ कि रिएक्टिव बोर्ड। देखिए हम लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं और हम यदि एक्सपेक्ट करते हैं कि हम होल हॉग एग्रेसिव हो जाएं तो मेरा ख्याल है वो अभी स्टेज नहीं है, आएगा वो स्टेज आएगा। अभी हम पहला एम था कि आतंकवाद के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको ध्वस्त कर देना, आतंकियों को ख़त्म करना, वो सरकार सेना ने कर दिया है। अब हम उसके जो एसेट्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। एयर स्ट्रिप्स को हमने बर्बाद कर काफ़ी 4-5 ये बर्बाद किया। फिर वॉर ऑफ एट्रिशन, उसके जो मिलिट्री एसेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं वगैरह वगैरह, उसको हम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से वाइटल पॉइंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। इस तरह से उसका विल टू फाइट जो ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो सरेंडर करेगा, उसको बचेगा क्या। इन एनी केस पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड आर्मी है, प्रो इमरान, प्रो मुनीर एंड एक और ग्रुप है। और जिस आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स चिट्ठी लिखते हैं जनरल मुनीर को कि आप तो रिज़ाइन करो या फेस द म्यूज़िक, वो आर्मी क्या लड़ेगा? 4 दिन से ज़्यादा लड़ने की उसकी क्षमता नहीं है। ये $2.3 बिलियन जो मिला है उससे हो सकता है 7-8 दिन की लड़ने की क्षमता हो। आप यदि फाइटर जेट में कैप करते हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं, तो आपको पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। DGMT ने पाकिस्तान ने क्या हुक्म दिया था रिटर्न में कि दिसंबर 2025 तक हम कोई एक्सरसाइज नहीं होगा क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं है। जब डीजल पेट्रोल नहीं है तो लड़ोगे क्या? चम्मच से, चाकू से। दिस इज द प्रॉब्लम। ये समझने की जरूरत है। पाकिस्तान से आप रैशनल बिहेवियर मत एक्सपेक्ट कीजिए। वो उनके दिमाग में चूरन भरा हुआ है, नशा भरा हुआ है अफीम का, जिसमें वो सोचते हैं कि वो इनविंसिबल है और कुछ भी कर सकते हैं। यही उनके बर्बादी का कारण होगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप समझदार नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं सोचते हैं। यदि जनरल मुनीर कू करके डिक्टेटर बनना चाहता है, यदि मुनीर एक्सटेंशन चाहता है, तो ये सब जो पहलगांव में हुआ ये सब उसके कारण हुआ। एम्बिशन, तो पर्सनल एम्बिशन राष्ट्र हित से जब बड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान इस तरह से गिरने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, अब थोड़ा सा हम डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भारत ने ऑलरेडी कदम उठा रखे हैं, लेकिन और कड़ाई से उठाने चाहिए क्योंकि IMF की फंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान को और ताकत देने में। और क्यों इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कि एक तरफ चाहती है कि ये एक्शन और रिटेलिटरी एक्शन बंद हो जाए, दूसरी तरफ इस तरह की फंडिंग भी कर रही है और पाकिस्तान से बात भी करना चाहती है। उनके विदेश मंत्री से वो नहीं बात कर रहे हैं, सेना प्रमुख से यहाँ पर बात कर रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है इस तरह के हमले ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये दो धारी तलवार है, जिस तरह का गेम प्ले किया जा रहा है इंटरनेशनली भी। कैसे इसको समझा जाए डिप्लोमेटिक लेवल पर? भारत इसको अब कैसे संभाले? देखिए, आपने सही कहा और भारत इस बात को बखूबी जानता है। स्पेशली यदि मैं US की बात करूं तो उसका अपना एक इतिहास रहा है डबल स्टैंडर्ड का। और आप देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए ट्रंप की कि जिस दिन पहलगाम पर अटैक होता है तो उन्होंने कहा कि मोदी हमारे फ्रेंड हैं, भारत हमारा फ्रेंड है, हम भारत के साथ हैं और आतंक बहुत ही ये हीनेस एक्ट हुआ है, हम इसके खिलाफ है। इसके बाद आप टोन देखिए ट्रंप की, इसके बाद कुछ दिन बाद धीरे धीरे आता है तो वो भी तब तक सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये एस्केलेट होता है और अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा कि ट्रंप का जो टोन था वो चेंज हुआ। वो चेंज ये हुआ कि अब हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष जो है ये शांति की ओर चले, तनाव को कम करे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कहीं ना कहीं आपकी पोस्चरिंग है, आपके डबल स्टैंडर्ड का पूरा जो चेहरा वो सामने धीरे धीरे आ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत ये अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो देश जिनका अपना पूरा इतिहास रहा है वॉर मॉन्गरिंग का, वॉर फंडिंग का, ये देश कभी भी पीस मेकर नहीं बन सकते। और हमें पूरा भरोसा है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। और देखिए, जहां तक बात भारत मैसेजिंग करता है, जब जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम उनके कंट्री के NSA से बात करें, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से बात करें, उसका हिंदुस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र है
ठीक है। और हम एक गैर जिम्मेदार पाकिस्तान जैसे नहीं है कि युद्ध हमारे यहाँ हो गए और हम उनसे जाकर कहें कि हमें भारत से कह दीजिए कि ये युद्ध को शांत करें या थोड़ा इसको डिस्कलेट करें। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं, कभी यूएसए जा रहे हैं, तो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत अपनी नीति पर और अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से हम कमिटेड है। हम इस वॉर को बहुत ही धीरे धीरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली वहां पर मेरे कनेक्शन है कि जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, सबसे पहले हम टेरर कैंप्स को ध्वस्त किए, इसके बाद अब जो मिलिट्री जो इनको कैंप्स उनको हम ध्वस्त कर रहे हैं। अभी हमारे जो कर्नल साहब कह रहे थे कि अरेबियन सी से हमें इनको ध्वस्त करना चाहिए, जो नावल फ्रंट है वहां से हमें इनको इकोनॉमिकली वीक करना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं कि ये जो दौर है, ये दौर जो है प्रोवेक्टिव का है, ये दौर डिफेंसिव का नहीं, ये दौर ऑफेंसिव का है। और इसीलिए भारत जो भी अटैक कर रहा है वो पिन पॉइंटेड अटैक है। और पाकिस्तान ये बात से भी सहमत है कि पाकिस्तान के पास बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल करने के लिए क्षमता नहीं है। लेकिन जो आईएमएफ का जो सहयोग है इस बात को दोहराता है कि अमेरिका की जो, क्योंकि आईएमएफ को लीड कौन कर रहा है, हमें समझना होगा कि अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि देखिए इस्लामाबाद और ये वाशिंगटन, इनका एक पुराना एक बहुत अच्छा एनेक्सिस शुरू से रहा है। और जब आतंक के खिलाफ जब अमेरिका ने खुद विक्टिम हुआ तो 2001 की बात है, जब वॉर ऑन टेरर का स्लोगन दिया गया तो हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा पहला देश था जो अमेरिका के साथ हाथ मिलाए और हिंदुस्तान ने कहा कि ये एक ऐसा ग्लोबल चैलेंज है, ग्लोबल क्राइसिस है जिसका विक्टिम भारत रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका 2001 में विक्टिम हुआ, उसके बाद अमेरिका के टोन बदले और बोला हम आतंक के खिलाफ लड़ेंगे। आज भी यूएस इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि जिस प्रकार से आप इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करो, इसमें खुला कहता हूं कि ये सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। आप व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट टू डिस्कलेट, आप डिस्कलेट की बात क्यों कर रहे हो? वंस ए टाइम आप 10 दिन पहले कहते हो कि देखिए आपने जो किया बहुत अच्छा किया, भारत की जो कार्रवाई है ये आतंक के खिलाफ है, भारत के साथ खड़े, और 10 दिन बाद आपके टोन चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो रियल फेस है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और भारत इस बात को समझता। और इसीलिए पहले दिन से मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लड़ाई हम अपने दम पर लड़ रहे हैं, अपनी क्षमता से लड़ रहे हैं। और लड़ाई ये यूक्रेन एक केस स्टडी है। जब यूक्रेन का साथ अमेरिका ने छोड़ दिया तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो उस कंट्री पर जिसका पूरा वॉर मॉन्गरिंग और वॉर स्पॉन्सर यूएस इज द वॉर स्पॉन्सर हमने देखा। तो उसको वो इसकी इच्छा होती है कि दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर होता रहे ताकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसकी सेलिंग होती है। तो इस बात को भारत समझता है और भारत बहुत मैच्योरिटी से पाकिस्तान को जवाब भी दे रहा, दुनिया अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक्सपोज भी कर रहा। तो एक लास्ट में मैं कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि अपनी स्ट्रेटजी की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को जवाब देगा। और भारत का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया अमेरिका की तरफ से। जब अमेरिका ने कहा कि थोड़ा सा शांति कीजिए, थोड़ा तनाव कम कीजिए, भारत ने कहा कि यदि युद्ध छिड़ गया है तो अब ये शांति की बात नहीं होगी, यहाँ से अब परिणाम निकलेगा, यहाँ से पाकिस्तान ध्वस्त होगा, यहाँ से पाकिस्तान के खंड खंड होंगे, यहाँ से फिर से 1971 का इतिहास दोहराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमेशा से भारत ने हमेशा से ये बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया है कि आतंक के खिलाफ ये लड़ाई है और भारत अभी भी उस पर टिका हुआ है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमले अब सिर्फ सरहद पर नहीं, साइबर, डिप्लोमेटिक, स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी जवाब दिए जाएंगे और हर मोर्चे पर भारत ही जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारी इस पेशकश में आपने शिरकत की। मुझे भी इस खास पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।